Okay. Hello, good evening, everyone. Voice clear? Good evening, sir. Good evening. ठीक है, पिछली क्लास में हमने 3D ज्योमेट्री वेक्टर कवर किया था, कुछ चीजें देखी थी। मैं आपके लिए एक वेक्टर की PYQ वर्कशीट भी बना रहा हूँ, आज कल मैं भेज दूंगा। कोशिश करना संडे वाले दिन फ्री होके उसको थोड़ा सॉल्व करूँ, ताकि बाद में आपका समय बचेगा तो आपको बाद में रिपीट करना नहीं पड़ेगी। वेक्टर की बन चुकी थोड़ी और बाकी है तो वो बना दूंगा, और एक वेक्टर 3D की भी कंबाइन भेज दूंगा। तो अब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना हो, मैं इसी का बोल रहा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इजी और स्कोरिंग है 3D वेक्टर के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो इसको प्रॉपरली आप कवर करना है, डाउट आए क्लियर कर लेना, लेकिन इस टॉपिक को ढंग से करना। ठीक है, सबसे पहले इसमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो यूज होगा, ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं, है ना। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो? अगर आपके पास ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ अगर एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा, तो एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो हम कॉस अल्फा भी निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अगर ये आर वेक्टर है तो। और इन तीनों में एक रिलेशन आता था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? याद है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में करी थी। इसके अलावा हमने देखा था, अगर मान लो कोई वेक्टर दिया हो, फॉर एग्जांपल लाइन के अलॉन्ग कोई वेक्टर है आर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? बोलो डायरेक्शन रेशियोज। 2 minus 1 2 2 by डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट लिख दोगे ना, 2 - 1 2। क्लियर है? ये आपके Yes, डायरेक्शन रेशियोज है। और डायरेक्शन कोसाइन sir, 2i cap. 2/3 -1/3 एंड 2/3, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. yes, sir. Yes, आर sir. आर कैप निकाल लोगे, आर कैप क्या होगा? 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, और आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? No, sir. डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? सिंपली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. चलो इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते, ये लो ट्राई करो जल्दी से। सर हो गया। हो गया? क्या आंसर आया? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके, वही है, कोई लाइन एक्स के साथ और वाई के साथ एंगल बताए और जेड के साथ पूछा है, तो अल्फा एक्स के साथ एंगल अल्फा डिग्री होता है, वाई के साथ क्या होता है? बीटा। गामा आपको पूछा गया है, रिलेशन आपके पास पता ही है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. cos 45 होगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2।
सो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहां से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू आएगी, कितनी आ रही थी? 1 बाई क्या आ रही है, बोलो? 1/4। 1/4। सो cos गामा कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे। क्लियर एवरीवन? तो कभी कभी अगर किसी दो के साथ एंगल पूछा सर तीसरे यहाँ के साथ पे निकाल, cos 60 डिग्री हमारा 3/4 कैसा है? cos स्क्वायर है। यहाँ पे 1/4। तो 1/4 नहीं आएगा? 1/4, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे 1/4 कर लेना, ठीक है, बाकी सब यस सर। ओके। क्लियर है? तो किसी दो के साथ एंगल दिया तीसरे के साथ पूछो तो ऐसे कर लेना। अंडरस्टूड एवरीवन? ये वाला रिलेशन यूज कर लेना, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब एक वेराइटी और आती है, ये वाली। ये भी बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी, आप पहले जेई में आती थी, जेई मेंस में पहले पूछा जाता था। अब कभी अगर आपको पूछ लें तो तरीका सेम रहेगा, ऐसी वेराइटी का जब भी आए तरीका जो अभी सीखूंगा वो तरीका सेम रहेगा, वो पढ़ लो सब। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर कनेक्टेड बाय दिस। तो कभी भी आपको ऐसे दो रिलेशन देंगे तो वो रिलेशन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होते रहेंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझना है। आपको दो रिलेशन गिवन है, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, और दूसरा रिलेशन गिवन है 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको पता करना है इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। अब आपको इन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करके एल एम और एन का रेशियो निकालना है। मेरा टारगेट क्या है, कैसे भी करके एल इज टू एम इज टू एन निकाल लो। अगर ये रेशियो मेरे पास आ गया, इस रेशियो से अगर आ गया मतलब मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो से फिर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूँ। तो मेरा टारगेट क्या है, एल इज टू एम इज टू एन निकाल के अगर ये हो जाए कहीं ना कहीं, मतलब डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन अगर आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तरीका क्या रहेगा, सुनो ध्यान से। दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को पहले में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। स्टेप 1 लिखते जाओ, एलिमिनेट एनी वन ऑफ एल एम एन फ्रॉम 1 and 2। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 and 2 नाम दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन। एल कितना है, माइनस ऑफ एम प्लस एन। ये एल की वैल्यू यहां रख देते हैं, ये वाली एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, है ना। 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन किससे एल की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। नाउ पुट इन सेकंड, ताकि पूरा में से एल एलिमिनेट हो जाए तो आपके पास एम और एन में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से 2 माइनस माइनस प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 2m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4mn इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ से हम रेशियो क्रिएट करेंगे m बाई एन या फिर n बाई एम का, किसी एक का रेशियो क्रिएट करो। अब आपके पास दो वेरिएबल है m और n। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो। इक्वेशन एक ही है मेरे पास और अननोन दो है, तो मैं यहाँ से रेशियो पता कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को आप किसी एक से या तो m से डिवाइड कर दो या n से डिवाइड कर दो। मान लो मैं n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या m स्क्वायर से कर दो, किसी एक से कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस n बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 4 n बाई एम इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? तो ये n बाई एम में क्वाड्रेटिक बनी, ये n बाई एम में क्या बनी, एक क्वाड्रेटिक। तो फिलहाल के लिए m बाई एम को आप t मान लो ताकि t को सॉल्व कर सकें। तो जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे देखो क्या आता है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0।
ये बेसिकली क्या है, t+2 का होल स्क्वायर ही तो है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अंडरस्टूड? यहाँ तक देख लो, पूरा क्रॉस चेक कर लो सारी स्टेप्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्टेप है, यही तरीका अपना अपनाना बाकी क्वेश्चंस में भी। ओके, जगह है क्या है, हाँ है। तो यहां तक मेरे पास क्या है, टी की वैल्यू -2 आ गई, टी की वैल्यू क्या आ गई, -2। टी कौन था, n/m। तो यहां से मेरे पास है t इक्वल टू -2, टी मतलब n/m इक्वल टू -2। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, n की वैल्यू m के टर्म्स में आ गई -2m, n की वैल्यू निकाल ली m के टर्म्स में। अब यहां से l भी पता कर लेते हैं, फ्रॉम थर्ड l पता कर लेते हैं, l की वैल्यू कितनी आएगी, l मेरे पास था -m + n के बराबर, यहाँ वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, -m + n, n मतलब जगह -m, तो चेक कर लेना है m ही आ रहा है क्या, यस सर। Yes, sir. तो l की वैल्यू m आ गई है। तो देखो अपन ने सब कुछ m के टर्म्स में निकाल लिया, सब कुछ किसके टर्म्स में निकाल लिया, m के टर्म्स में। अब मैं आपको जो बोल रहा था, मुझे रेशियो चाहिए ताकि मैं डायरेक्शन रेशियोस निकाल लूं। ये रेशियो कितना आ जाएगा, l मतलब m की जगह m और n की जगह -2m। क्लियर है, अंडरस्टूड? तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन टाइप आ गया। अब इस पूरे को अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन को किसी एक से डिवाइड करके डायरेक्शन रेशियोस आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोस निकल जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो, तो 1, 1, -2, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोस है ना। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, मान लो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप m से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन रेशियोस मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, 1, 1, -2। अंडरस्टूड? यस सर। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, 1 + 1 + 4 √6। तो √6 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये आएगा। तो ये तरीका होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, दो लाइंस भी डिनोट हो सकती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे टी की दो वैल्यू आती है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे इस केस में एक ही लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पे टी आपका -2 आ रहा है। अगर यहाँ पे टी की वैल्यू 2 आती तो आपको दो सेपरेट केस बनाने पड़ते, तो आपको दो लाइन मिलती। अंडरस्टूड? तो कभी कभी उन दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ लेते हैं, तो दो लाइन के बीच में एंगल मतलब उनके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एंगल। फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos थीटा वाला, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वाला, है ना। तो फिलहाल अभी ये समझ लो अच्छे से। स्टेप्स क्या, पहली स्टेप, आपके पास दो इक्वेशन देंगे, उसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देना। आपके पास जो रिलेशन आएगा उसको फिर रेशियो के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना देना, m² या n² से डिवाइड करके एक रेशियो आ जाएगा, उस रेशियो को सॉल्व करोगे तो आपके पास l, m और n की वैल्यू किसी एक के टर्म्स में निकाल लो। तो मैंने l की वैल्यू भी m के टर्म्स में निकाली, n की वैल्यू भी m के टर्म्स में निकाली, तो सारा मेरा रेशियो m के टर्म्स में आ गया। पूरे को m से डिवाइड किया तो डायरेक्शन रेशियोज आ गया। डायरेक्शन रेशियो की मदद से भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। बोलो, क्लियर? आया ना? इस पे एक दो क्वेश्चन और करूंगा बाद में। अभी समझ में आ गया थोड़ा बहुत? ओके, आप मॉड्यूल Yes, से भी sir. कर सकते हैं, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिए होंगे, पीवाईक्यू में भी एक आधा क्वेश्चन होगा इसका, और आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा। तो एक बार आप आज घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, मॉड्यूल में से अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो इसको। तो ये डायरेक्शन कोसाइन पे यही वेराइटी आती है। अब अगली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, और उसमें सब यही वेराइटी हमको पढ़ना है अच्छे से। लिखते जाओ हेडिंग, लाइन passing through a given point and parallel to a given vector. Line passing through a given point and parallel to a given vector. तो स्ट्रेट लाइन इन 3D अपन को ये करना है, ठीक है। अब आपको एक 3D में एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सुनना अच्छे से। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मान लो, एक्स वाई जेड एक्सिस। इस 3 डायमेंशन में मान लो कोई लाइन है, इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे अपन 2D में लाइन की इक्वेशन निकालते तो हमें दो डेटा दिया रहता था, पॉइंट एंड स्लोप। तो अपन क्या करते थे, पॉइंट
और स्लोप दिया हुआ है, एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते थे x, y, और तीनों में एक रिलेशन डेवलप करते तो वही लाइन की इक्वेशन होती थी, जैसा 2D में करते थे। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर थोड़ा बहुत याद हो आपको, अगर आपके पास कोई लाइन है जो x1, y1 से पास कर रही है, इसका स्लोप है m, इसकी इक्वेशन क्या होगी ये पूछा जाता था। सबसे पहले आप क्या करते थे, एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते थे, मान लो पॉइंट है a आपका, इस लाइन पे आपने एक जनरल पॉइंट एज्यूम किया, जनरल पॉइंट कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं p कहीं पे भी, और जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y। अब मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे जो गिवन डेटा m, x1, y1 और xy इन तीनों में रिलेशन डेवलप करना है। जो रिलेशन आएगा वही लाइन की इक्वेशन होती थी। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, स्लोप आप लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन तीनों में मेरे पास ये रिलेशन ही होगा, चाहे पॉइंट कहाँ पे भी हो, हमेशा जो स्लोप होगा वो m इसके बराबर ही होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही आपकी लाइन की इक्वेशन आती थी, हाँ है ना, लोकस ऑफ द पॉइंट। तो इक्वेशन और लोकस निकालने का तरीका यही रहता है, जनरल पॉइंट अज्यूम करो और जो भी गिवन डेटा है उसमें रिलेशन डेवलप करो, जो भी रिलेशन आता है वही आपका लोकस या इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है। सेम यहाँ पे भी आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये लाइन इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है 3D ज्योमेट्री में, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सबसे पहले आप देखोगे भी क्या गिवन डेटा है, तो आपको 2 चीजें गिवन है। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पता है जिसका पोजीशन वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक तो ये चीज गिवन है, और लाइन इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर या फिर पॉइंट पता है, और दूसरा गिवन डेटा है इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज वेक्टर बी। इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू मान लो ai कैप, bj कैप, ck कैप, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो abc है। पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन, 2 गिवन डेटा है। अब इस गिवन डेटा की मदद से आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो वापस से वही काम, सबसे पहले मैं कोई जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे, तो मान लो ये गिवन पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ, कैपिटल ए, और इस पे कोई जनरल पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं मैं आर मान लो, या पी, जनरल पॉइंट अज्यूम किया पी, उस पी का पोजीशन वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया आर वेक्टर, क्योंकि जनरल है ना तो आर वेक्टर, और कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया मान लो x, y, z, x, y, z। अब मेरा टारगेट क्या है, वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर बी में रिलेशन डेवलप करना है। आर, ए और बी में क्या करना है, रिलेशन डेवलप। इन तीनों में जो रिलेशन होगा वही लाइन की इक्वेशन होगी। तो आप देख पा रहे हो वेक्टर बी, वेक्टर बी पॉइंट ए और पॉइंट पी में रिलेशन डेवलप करना है, तो मेरे पास एक चीज दिख रही है, जो एपी वेक्टर है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और जो बी वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल है, मतलब ये दोनों वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे, हाँ है ना, बोलो। एपी वेक्टर जो होगा है ना, या फिर पीए वेक्टर, जो भी लिखना हो आप, एपी पीए जो भी लिख सकते हैं, एपी वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर या फिर कोलिनियर। अब मैंने आपको सिखाया था अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, Yes, sir. मोस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। अगर both these vector are collinear, one vector can be written as lambda times other vector. Now AP vector, what is AP vector? P minus A equal to lambda times B vector. What is P vector? R vector. What is A? A vector equal to lambda times B vector. तो फाइनली आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी R इक्वल टू A प्लस lambda B. Hence this is your vector equation of the line. ठीक है, ये आपकी क्या है, इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख लो फटाफट, जहां पे 2 चीज ध्यान रखनी है। वेक्टर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन। वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन एंड वेक्टर बी इज द पैरेलल वेक्टर। वेक्टर बी क्या है, लैम्डा के साथ वाला पैरेलल वेक्टर। अंडरस्टैंड, याद रखना है आपको। एक लाइन जो कि पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट बी वेक्टर के पैरेलल ले ले, उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. 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 Yes, sir.
क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। लेकिन हमको एक और चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन, जो ज्यादा काम आएगी। अब इसी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में बदलेंगे। फटाफट देख लो वो भी। आपकी वेक्टर इक्वेशन आई थी r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर का आर मतलब पॉइंट क्या था आपका, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपने माना था x1 y1 z1, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। बी मतलब पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हमने अज्यूम किया था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यहां से रिलेशन डेवलप करना है एक्स वाई जेड में, तो देखो ध्यान से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, अब यहां से आई के साथ क्या क्या आएगा, x1 प्लस लेमडा ए इंटू आई, y1 प्लस लेमडा बी इंटू जे, और z1 प्लस लेमडा सी इंटू के। क्लियर? अंडरस्टूड ना? मैंने Yes, क्या sir. किया, आई कैप की Yes. टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लिया। आई कैप के साथ क्या क्या रहा था यहाँ पे, ये दोनों आई कैप को साथ में कलेक्ट कर लिया। वाई जे वाला क्या क्या रहा था, यहाँ से y1, यहाँ से लेमडा बी, और जेड के साथ क्या, के के साथ क्या आएगा, z1 और लेमडा सी। तो आई वाला आई के साथ कलेक्ट किया, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। आपको मैंने पहले सिखाया था, अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है, तो दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो उनका एक्स आई वाला वैल्यू आई के साथ इक्वल होगा, जे वाला जे के साथ इक्वल होगा, के वाला के साथ इक्वल होगा, हाँ है ना? Yes, तो sir. x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए। सिमिलरली जे के कंपोनेंट y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी एंड z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। अब तीनों से मैं लेमडा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से लेमडा कितना आएगा बताओ, लेमडा X कितना है, minus X x minus X square 1 upon A. इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, और यहाँ से आ जाएगा z माइनस z1 बाई सी, और तीनों में लेमडा है, और तीनों लेमडा तो आपस में इक्वल ही है, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, हेंस फाइनल इक्वेशन आएगी x माइनस x1 बाई ए, लिख लो फटाफट, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इस इक्वेशन को आप बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। एकदम रट लो, दिमाग में छाप लो इस चीज को। पर वो आपने B की जगह Y लिख दिया। अच्छा, कहाँ पे y लिखते हैं, y माइनस y1 बाई बी, अच्छा ठीक। क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. दिमाग में बैठ तो रही कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? से अब बैठ देखो यहाँ दो तीन चीजें दिमाग में रखनी है। क्या याद रखना है, अगर ऐसी लाइन जो कि x1 y1 z1 से पास करेगी और पैरेलल वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हर बार आपको इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, जहाँ पे जो x माइनस, ये जो x1 है y1 है और ये z1 है, ये क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। x1 y1 z1 are the point on the line and ABC are the direction ratios of the parallel vector. Again repeating, x1 y1 z1 are the points on the line and ABC is the direction ratio of the parallel vector. Understood? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे अब दो तीन एग्जाम्पल फंडामेंटल फटाफट, x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 5/4 इक्वल टू z माइनस 2/7। बताओ इस लाइन के ऊपर पॉइंट बताओ कौन सा है, ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है इसके ऊपर पॉइंट कौन सा है? सर एक्स वाई जेड। अरे नहीं, पॉइंट का कहां से पास कर रही है? 3 4 7 2. 152। सोचो सब लोग, अभी बताए फिर भूल गए, बोलो
x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो x1 y1 z1 क्या है 152 नहीं है? 152 इसको कंपेयर करो ना इससे, x माइनस x1 बाई a से, y माइनस y1 बाई b से, इससे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, z माइनस z1 बाई c से, और पैरेलल वेक्टर बताओ क्या होगा? 4 j cap plus 7 k cap. क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अब आपको आगे जाके कोई भी लाइन अगर दे दें तो आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि भाई अगर लाइन की इक्वेशन पता है मतलब मुझे पॉइंट और पैरेलल वेक्टर पता है बाय डिफॉल्ट, है ना, अलग से बोलेंगे नहीं, आपको खुद से निकालना पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन पता है मतलब पॉइंट भी पता है, लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट पता है कहां से वो पास कर रही है, और लाइन का पैरेलल वेक्टर भी हमें पता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो एक और बताओ। बताओ लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है? Sir, 3 comma minus 5 3 comma minus minus 1 5 1 3 माइनस 5 और minus 1. -1, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस 2 minus 7 और 1 2 माइनस 7 और 1। अंडरस्टूड एवरीवन? है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्लियर? बताओ पॉइंट। 2 Sir, 2 5 by comma 2 minus 5 by 2 comma 3. नहीं, एक गलती है। हाँ, 2 comma 5 by 2 और 3. 2 और 3 देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2/7 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, है ना? इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा? 1। तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपका पॉइंट आ जाएगा 2, 5/2, 3, और पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? 7 i कैप 1 j कैप और k कैप। क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट? चलो एक और करो। बताओ तो समझ। 0 minus 3 minus 5/3 ठीक है, 0 -3 नहीं, एक गलती। Sir, 0 3 5 by 3. minus 1 5/3 minus 1 3 नहीं गलती हो गई। Sir, 0 होगा 3 होगा 5 by 3. करेक्ट। देखो यहाँ पे x से को क्या लिखोगे? x माइनस 0/1। करेक्ट है? x को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? x माइनस 0/1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 चाहिए। सुनो ध्यान से, y का कोफिशिएंट क्या चाहिए? 1। तो ऊपर से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। Yes, sir. ऊपर से माइनस कॉमन निकाल के नीचे भेजोगे तो क्या आएगा? y माइनस 3/-7। न्यूमरेटर या फिर आप ऐसे सोचो, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन निकालना पड़ेगा। -3 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? z माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो -3 कॉमन निकाला है इसको नीचे डिवाइड में भेज दोगे। ये -3 कॉमन निकाल के कहाँ भेजोगे? डिवाइड में। ऐसे ध्यान से करना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c तक। बताओ पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 3, 5/3, और पैरेलल वेक्टर क्या आएगा? i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 2/3 k कैप। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. यस सर। चलो करो इनमें एक बार ट्राई। तीनों यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है, तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर निकालो जल्दी से।
तीन इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उनके ऊपर कौन लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा पता करो।
हो गया। हो गए तीनों सॉल्व? यस सर। चलो फर्स्ट में बताओ पॉइंट क्या आ रहा है? तीनों सॉल्व कर लिए? हाँ सर, तीनों कर दिए। बताओ फर्स्ट का पॉइंट क्या आ रहा है? सर पॉइंट आ रहा है 1/3 minus 1/3 1. 1/3 कॉमा 1। पैरेलल वेक्टर 1/6 I कैप, 1/3 J कैप और 1/2 K कैप। प्लस के माइनस? सर प्लस 1/3 चेक करो सब लोग। सबका यही आ रहा है? Yes. सेकेंड पार्ट में पॉइंट 2,5 5/2 -1। 2, 5/2, -1। क्रॉस चेक इट एवरीवन। Yes, sir. Yes. पैरेलल वेक्टर बताओ। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बता दो Sir डायरेक्टली। 2. Sir 2 2 I cap minus 3/2 हाँ J cap plus 1 K cap. अच्छा, जेड का 1 आएगा कि क्या आएगा बताओ? जेड का यहाँ आएगा 1 नहीं, 0 आएगा। क्या आएगा? 0। और ये तीसरे का? सर 0 क्यों आएगा? हाँ समझाता हूँ मेरे को। तीसरे का पॉइंट 0, -1, -4। 0, -1, -4। और पैरेलल वेक्टर सर -4 पर -4 है लास्ट। और पैरेलल वेक्टर I कैप, 1/3 J कैप, K कैप। ठीक है, क्रॉस चेक करते सारे। देखो ध्यान से सब लोग, जो फर्स्ट वाला था सुनो ध्यान से। फर्स्ट वाले में 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2। सबसे पहले एक्स वाई जेड के क्वेश्चन को 1 1 1 बनाओगे। तो कैसे 1 1 1 बनाओगे? ऊपर से 6 कॉमन लोगे। अच्छा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हो। हाँ। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दो। ऊपर और नीचे 6 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x - 1/3 / 1/6। यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दो तो y -(-1/3 / 1/3। ये प्लस को मैं लिख दिया माइनस माइनस, या फिर आपको चला है प्लस भी लिखना तो प्लस में लिख दो। और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो Yes. पॉइंट आ जाएगा 1/3, -1/3, 1। और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 1/6, 1/3 और 1/2। क्रॉस चेक कर लो। सही है सबका? ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला ये था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है बीच में, ये साइन है अलग, है ना? तो x और z में तो कोई y में दिक्कत नहीं। x - 2/2 है इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो y - 5/2 / -3/2। और क्या है? z = -1। अब इसका मतलब ये है, अब देखो पॉइंट तो आपका आसानी से निकल जाएगा, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। x के साथ वाला है 2, y के साथ 5/2 है, और z क्या है? -1। z की वैल्यू हमेशा क्या है? -1 है। तो पॉइंट तो पता चल गया। पैरेलल वेक्टर में ध्यान रखना है, एक सेकेंड। पैरेलल वेक्टर में क्या ध्यान रखना है कि 2i कैप रहेगा,
-3/2 जे कैप रहेगा, और के कैप में क्या होगा ये सोचना। देखो अब पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन अगर आप सोचना चाहो, तो ये z इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, आपकी जो लाइन रहेगी उसमें z फिक्स है, उसमें सारे पॉइंट के लिए z क्या है, फिक्स है ना। और इस मतलब आप ऐसा सोचो एक्स वाई के पैरेलल रहेगी, क्योंकि z की वैल्यू फिक्स है। विजुअलाइज कर पा रहे हो? जैसे अपन बोलते हैं ना x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे z इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि उनके सारे पॉइंट पे z की वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। x और y चेंज हो जाएगा, लेकिन z सबके लिए क्या फिक्स है। बोलो, अब ये एक्सिस जो कि z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री का cos ऑफ 90 डिग्री कितना होगा, 0। मतलब इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा उसका z एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, 0 होगा। समझ आ रहा है? तो आपका 0 के क्या पाएगा, क्या आएगा, 0 के क्या। दोबारा समझाना। z इक्वल टू -1 का मतलब ये है, सुनो कंसंट्रेट होके सुनो, z इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे z की वैल्यू फिक्स है। ये समझ में आता है? z इक्वल टू -1 अलग से लिखा हुआ है। हाँ सर। तो ये जो लाइन होगी z एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, मतलब गामा आपका 90 डिग्री है, तो कॉस गामा कितना होगा, 0। कॉस गामा कितना होगा, 0। तो जो पैरेलल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन z के अलोंग क्या होगा, 0 के क्या। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, x - 2/2 y - 5/2 बाय -3/2 और इक्वल टू z + 1/0। ये होगा। यहाँ पे 0 ये नहीं कि डिनोमिनेटर में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि z का जो कंपोनेंट है वो 0 है। देख लो ध्यान से, z इक्वल टू -1, a line parallel to xy plane and perpendicular to z axis, इसलिए उसका वो ये 0 हो गया। क्लियर है? बताओ सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना जवाब दिया करो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये सब थर्ड पार्ट भी, हाँ ये थर्ड पार्ट ये वाला अच्छा था। एक सेकंड, इसको ट्राई करो। एक काम करो, सबको पूरी इक्वेशन को सबको सब में से दोनों में से y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से पता करो y कितना आ रहा है, यहाँ से पता करो y कितना आ रहा है, सारे y को इक्वेट करो। करो ट्राई। देखो आपने क्या क्या किया, जो दो दो गिवन डेटा थे दोनों में से y की वैल्यू निकाल ली। दोनों गिवन डेटा से क्या निकाल लिया, y। अब ये दोनों y आपस में इक्वल होंगे, आया ना। x Yes, - sir. 3/2 इक्वल टू y इक्वल टू z + 4/z+। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, x - 3/2 इक्वल टू y - 0/1 इक्वल टू z + 4/1। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब लाइन के ऊपर पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, 0, -4, और पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप + j कैप + k कैप। तो आपने क्या करा, दोनों से y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो x1 y1 z1 क्या है, 3, 0, -4, और abc क्या है, 2, 1, 1। क्या सबका समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक काम रुको, इसके पहले वो वाले क्वेश्चन करने रह गए। ये ट्राई करो सबको, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, डुएबल है, टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से।
देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। पॉइंट तो दिया हुआ है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। पॉइंट मुझे दिया हुआ है, क्या बताओ पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे? सर आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर को आर के साथ कैसे क्रॉस करोगे? यहाँ पे सब कुछ लेमडा के टर्म्स में। और सोचो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? हाँ बोलो। सर इन दोनों का डॉट 0 होगा तो लैम्डा आ जाएगा वहां से। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों का डॉट, ये दोनों थोड़ी आपस में परपेंडिकुलर है। क्या बोला क्या? मेरी जो लाइन है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। मेरी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। थोड़ा विजुअलाइज करके सोचो। सर ये दोनों आपस में जो आर वेक्टर है ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। नहीं, कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर सर इन्हें लिखा है ना कि दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है वाली, तो मैम फिर तो सर ये दोनों पैरेलल होने चाहिए ना, इसलिए। देखो ध्यान, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। मान लो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और आपकी जो लाइन है इन दोनों लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर, पेज के बाहर आ रही है। समझ में आ रहा है? दो लाइन बना लो आपके पेज में, और आपकी जो लाइन है, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, दोनों जरूरी थोड़ी दोनों पैरेलल हो। ये दो लाइन आपकी L1 और L2, और आपकी जो गिवन लाइन है L, वो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। तो फिर बताओ इस लाइन L के पैरेलल वेक्टर कैसे निकालेंगे? आपको इस लाइन L का पैरेलल वेक्टर निकालना है, B। ये जो लाइन है, ये दो गिवन लाइन है, उनके परपेंडिकुलर है। मान लो एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है आपकी L2, और मेरी लाइन L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। तो मैं इस जो गिवन लाइन है, जो लाइन मुझे निकालनी है, इसका पैरेलल वेक्टर कैसे निकालूं? सर क्रॉस प्रोडक्ट करके। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें। सर लाइन 1 और लाइन 2 का। लाइन 1 का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे? लाइन 1 की तो इक्वेशन गिवन है ना आपको, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दोनों? लैम्डा भी है वहां पे तो। सर पहले लैम्डा ही निकाल लेंगे। नहीं, और सोचो। अच्छा, लाइन 1 की जो इक्वेशन गिवन है उसमें क्या क्या पता है आपको? लाइन 1 की, लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता और लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है ना? और लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है, तो मतलब लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता और लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर पता है। ये रे, यस सर। अब बताओ बी वेक्टर क्या होगा? सर बी वेक्टर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। दोनों जो वेक्टर है उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर तो होगा। लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर, लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर है B2 वेक्टर। आप B1 क्रॉस B2 करोगे तो इस लाइन के, ये जो लाइन के अलोंग ही तो वेक्टर आएगा। हाँ है ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? दोनों लाइन से परपेंडिकुलर, तो B1 क्रॉस B2 करोगे ना। आप दो लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते। अपन ने जो सीखा है, अपन ने ये नहीं सीखा कि दो लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट, अपन ने क्या सीखा? दो वेक्टर का। तो वेक्टर को कौन सा करेंगे? दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो बी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2। बी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2। एक बार बी आ गया, पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, फिर आप लाइन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। निकालो बी, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं? I J K। बताओ B1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? B1 के डायरेक्शन रेशियो, लाइन 1 के B1 के डायरेक्शन रेशियो। लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर कौन सा है? टाइम कैसे लगा देते हैं? लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर सर 2 7 माइनस 3। हाँ, आपको अभी नहीं सिखाया था लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में क्या होती है? A इक्वल टू R इक्वल टू A प्लस लेमडा B। तो जो भी वेक्टर B लेमडा के साथ होता है वही तो पैरेलल वेक्टर होता है। यहाँ पे लेमडा के साथ कौन है? ये, तो ये उस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। तो इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे? 2 7 माइनस 3। इसी तरह से लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? 2 minus 2 5। 2 माइनस 2 और 5। ये लाइन L2 का पैरेलल, जो भी लेमडा के साथ है वो लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर। इन दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या बी वेक्टर आ जाएगा?
यस सर। उसके बाद आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे बी आ जाएगा और ए आपका क्या है, आई कैप जीरो जे कैप माइनस के कैप। तो देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। पॉइंट हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ नहीं था। उसके लिए कंडीशन क्या बताई कि मेरी जो दो लाइन, वो मेरी जो लाइन है वो किसी दो अन्य लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, किसी बची हुई दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मेरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2। हमने b1 क्रॉस b2 से लाइन का पैरेलल वेक्टर निकाल लिया, पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, एनीवन, जिसको भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो जल्दी पूछो। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो देखो आप b1 क्रॉस b2 करोगे, आपको लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। ये पॉइंट है तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1, और पैरेलल वेक्टर के हो जाएंगे a b c। इसके बाद लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करने से पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया, इस बार आपको लाइन के ऊपर आपको पैरेलल वेक्टर वापस नहीं दिया है, दो पॉइंट दे दिए, पैरेलल वेक्टर इसमें भी नहीं दिया है। तो बताओ इसमें पैरेलल वेक्टर कैसे निकालें, लाइन से पैरेलल कोई वेक्टर कैसे पता करें? पॉइंट तो पता है मेरे को, कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा तो पॉइंट पता ही है मुझे। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगेन दो चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। सोचो सर ए बी वेक्टर निकाल कर उसका कोसाइन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। हाँ बोलो, पॉइंट तो आपको पता ही है, पॉइंट ए, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, ए और बी दोनों में से, मान लो ए ले लिया। अब पैरेलल वेक्टर कौन सा लें बताओ, पैरेलल वेक्टर कौन सा लें? सर ए बी वेक्टर। हाँ ए बी वेक्टर, दो लाइन के ऊपर ही तो है, तो लाइन के ऊपर ये जो वेक्टर है यही लाइन के पैरेलल भी होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस। ओके, ए बी वेक्टर कैसे निकाल लोगे, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कर देना, तो 2 माइनस 1 आई कैप, 4 माइनस 2 जे कैप, 6 माइनस 4 के कैप, हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दो जल्दी से, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1, यहाँ पे होगा आपका a b c, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, अब मान लो आपको दो लाइंस दे दे, दो लाइन की, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, या फिर रुको, दो लाइन की इक्वेशन दे दे आपको और बोले कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे दो लाइंस के बीच में एंगल? मान लो आपको एक लाइन गिवन है L1 और दूसरी लाइन गिवन है L2, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। लाइन L1 की इक्वेशन पता है और लाइन L2 की भी इक्वेशन पता है, मुझे निकालना है कॉस थीटा, या फिर थीटा पता करना है थीटा कितना होगा, बताओ। L1 पता है, मतलब R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये पता है, मतलब लाइन L1 का।
L2 की इक्वेशन पता है, मतलब इसकी भी इक्वेशन पता है वेक्टर फॉर्मेट में, मान लो R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B2, मतलब लाइन के ऊपर आपको पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा? सर क्रॉस प्रोडक्ट कर सर देंगे, cos थीटा b1 का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, सॉरी सर। डॉट जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय b और a। दो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, और क्रॉस प्रोडक्ट मत करना कभी भी एंगल निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था वेक्टर में, कभी भी एंगल निकालने के लिए ये तरीका अपनाना। अब यहाँ पे जो एंगल दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा, जो एंगल दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा, वही तो एंगल दोनों लाइंस के बीच में भी होगा। द एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर, है ना? बोलो, द एंगल बिटवीन टू लाइन विल बी सेम एज द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर। तो कभी भी अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो उन दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, जो एंगल उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा वही एंगल आपका दोनों लाइंस के बीच में होगा। क्या पैरेलली एक्सटेंड भी करोगे तो एंगल सेम आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes. चलो ये ट्राई करो। डन। क्या करा, क्या सोचा बता? क्या कर रहे हैं, बस 1 मिनट। करो। अच्छा सिर्फ इतना बता दो, ये अल्फा निकालने के लिए क्या तरीका अपनाओगे? Sir. और थीटा के b1 कोऑर्डिनेट dot निकल b2 equals to 0। ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। जाएगा। Yes, sir. यही कॉन्सेप्ट लगेगा। द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो पैरेलल वेक्टर है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। देखो अपन ने सारा कॉन्सेप्ट वेक्टर में सीखा है, अपन लाइन को भी वेक्टर के टर्म्स में इक्वेट करेंगे। तो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2,
मींस लाइन L1 का जो पैरेलल वेक्टर होगा विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू लाइन L2 पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे तो यहाँ से आपके पास अल्फा आएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा अगेन यहाँ पे एक ट्विस्ट और था, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करना था, है ना। तो लाइन 1 को कैसे लिखोगे आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, x माइनस 2/3 इक्वल टू y प्लस 1/-2 इक्वल टू, बताओ ये z में क्या होगा, z बताओ, z को कैसे लिखोगे, सर 0 z इक्वल टू 2 है ना, कैसे लिखोगे z माइनस 2/0। Z minus 2.0. अब b1 डॉट b2 कर दो, b1 डॉट b2 का मतलब क्या, a1 a2 प्लस दोनों के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 3 into 1 minus 2 into alpha plus 0 into 2 equal to 0. So 2 alpha equal to 3, so alpha equal to 3/2। अल्फा आ चुका है ऑलरेडी। आप एंगल निकालना तो दोनों लाइन L2 और L3 के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल बिटवीन L2 एंड L3, एंगल बिटवीन L2 एंड L3, cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, P2 डॉट B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B3। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने जो -2 इंटू अल्फा कराया, पहले तो सर जो सेकेंड लाइन है उसकी इक्वेशन को स्टैंड करेंगे ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। Alpha by 2 हो जाए। अच्छा हाँ, सेकेंड लाइन में भी हाँ by अल्फा 2 बाय, होके फिर वो ठीक है अल्फा बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करोगे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे भी कन्वर्ट करना, ध्यान दें। x माइनस 1/1 इक्वल टू y प्लस 3/2 अपॉन अल्फा बाय 2 इक्वल टू z प्लस 5/2। तो यहाँ पे आपका 1 अल्फा बाय 2 और 2 आएगा, तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो अल्फा आपका 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, L3 को भी, तो हो जाएगा x माइनस, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे z के साथ क्या है 0/4। अब B2 डॉट B3, B2 डॉट B3, B2 में क्या आ रहा है 1 अल्फा बाय 2 और 2, तो 1 इंटू -3 अल्फा बाय 2 मतलब 3/2 इंटू -2 और 2 इंटू 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1। सर ओनली 3 होगा कहाँ पे, सर, अल्फा तो 3 है ना। हाँ अल्फा तो 3 है, लेकिन ये अल्फा, ये तो अल्फा बाय 2 है ना नीचे, तो अल्फा बाय 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे क्या करोगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अंडरस्टूड। करोगे तो थीटा आपका cos थीटा की वैल्यू आएगी 4/29, तो वो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर 29/4। अंडरस्टूड। Yes sir. सर वो आपने 3/2 कहाँ से लिया है, दोबारा बताएं। ये ब्रैकेट में 3/2 का होल, ये यहाँ पे जब आपने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया तो नीचे B1 वेक्टर B2 वेक्टर क्या आएगा 1 अल्फा बाय 2 और 2 आएगा ना B2 वेक्टर। आप B1 B2 B3 निकाल लो, तीनों के तीनों लाइन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद B1 B2 B3 निकालो ताकि गलती नहीं होगी। पहली लाइन का B1 वेक्टर क्या है 3, -2, 0। दूसरी लाइन का B2 वेक्टर क्या है 1, अल्फा बाय 2, 2। और तीसरी लाइन का B3 वेक्टर क्या है -3, -2, 4। क्लियर है। अब निकाले ना cos थीटा B2 और B3। अंडरस्टूड और नॉट। यस सर आ गया। ठीक है, तो देखो 3D अपना स्टार्ट हो चुका है, अभी एक लेक्चर और इसमें लगेगा, थोड़ी और फंडामेंटल चीजें कवर करने में। एनसीईआरटी थोड़ा बहुत आज कर लेना, आप सब लोग कर लोगे। वेक्टर और
जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड वेक्टर 3D में जितना भी एनसीईआरटी में उसको अच्छे से कवर कर लेना, ताकि फंडामेंटल कवर हो जाएगा। फंडामेंटल कवर हो जाएगा तो क्लास में जो जेई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने में आपको दिक्कत कम आएगी। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. संडे वाले टेस्ट में 3D भी आएगा? हाँ, वेक्टर 3D पूरा है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप वो करके आ जाए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.